जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का पैक द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपने साथी विभोर श्रीवास्तव। इन 2 दिनों में जो परिस्थिति आई थी, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कल मैंने आपको लोथल के बारे में बताया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जहाज़, पूरा शिपयार्ड यहाँ पर था। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। एंड मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में पहले बता चुका था। उस सेक्शन में अब आगे चलते हैं। चन्नूदड़ो के बारे में आपको बताया। आज मैं लेकर चलता हूँ आपका दैमाबाद। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके उत्तर में क्या है, मांडा। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर। फिर आपके पूर्व में आलमगीरपुर, वो कहाँ पर पड़ता है? मेरठ। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में सुदकोगेडोर, कहाँ पर पड़ता था? बलूचिस्तान में। एंड दक्षिण में कौन सा स्थान था आपका? दैमाबाद। फिर मैंने आपको इसकी आकृति बताई थी। इसका आकृति क्या? त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय आप बोल सकते हो। फिर हम बात करते हैं, ये आपके महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है। सैंधव सभ्यता का एक सबसे दक्षिणतम स्थल है ये गोदावरी की सहायक प्रवश नदी पर स्थित है। यहाँ से एक निर्जन गांव तथा पूरा यहाँ से आपको साक्ष्य मिला है। अब बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृति मिली है। सैंधव लिपि की एक मुहर मिली है। मर्तभांड तस्तरी प्याले मिले हैं। दैमाबाद के घर बकराकार आयताकार होते हैं। यहाँ से ये साक्ष्य मिला है कि यहाँ के जो घर हैं वो वर्गाकार और आयताकार। आप सभी लोग तो जानते हैं ना वर्गाकार और आयताकार के बारे में। वर्गाकार में क्या होता है? सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, चारों के चारों। आयताकार में ऐसा नहीं होता। आयताकार में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। दीवारें यहाँ से जो गारे की मिट्टी से बनाई जाती थी, जब यहाँ से दीवारें गारे की मिट्टी से बनाई जाती थी, तभी तो ये आपका निर्जन गांव है। मतलब जो प्राप्त साक्ष्य मिला है, जो मैंने आपको बताया कि एक गांव है। आप फिर मुझसे बोलोगे सर आपने किस उद्देश्य से गांव बताया, आपने क्या सोच कर बताया कि एक गाँव है। फिर मैंने यहाँ से जो प्राप्त एविडेंस मिला है, इसके आधार पर बताया। दीवारें गारे मिट्टी से बनाई जाती थी। जब गारे मिट्टी से बनाई जाती थी, वो गाँव में ही बनाई जाती हैं हमारे। फिर यहाँ से सुई टूटा हुआ चाकू मिला है। सुई मिली है, टूटा हुआ चाकू मिला है। मतलब यहाँ से सिलाई कढ़ाई के भी अर्थात कार्य स्टार्ट हो गए थे। कुल्हाड़ी के भाग मिले हैं। यहाँ पे एक कुत्ते, कुंवरदार सांड की एक मृण मूर्तियाँ मिली हैं दैमाबाद से। यहाँ से तांबे की 4 वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से ये पूरी विशेषता जो मैंने आपको बताई दैमाबाद की बताई, जो कि आप सभी लोग अपने बुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। अब बात करते हैं बनावली की। ये आपके हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है। साक्ष्य यहाँ से लाजबड़ तथा कॉर्नेलियन के मनके मिले हैं। यहाँ से हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं, मोहरे मिले हैं और बटखरे मिले हैं। यहाँ से बस इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। रोपड़, ये आपका रूपनगर में पड़ता है। एविडेंस, सेलखड़ी की मुहर, चाट के बटखरे, तांबे के बड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी मिली है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ही आपके होता है ना, कुत्ते हमारा पालतू पशु है। मतलब उस इंसान की, कुत्तों की, जानवरों में प्रेमता देखिए कि लोग उसको बराबर में ही दफनाते थे। जो दर्जा मनुष्य को दिया जा रहा है, वही दर्जा जानवरों को दिया जा रहा है। यहाँ से काफ़ी अच्छी बात हमको सीखने को मिलती है। राखीगढ़ी, बिना लेख के मोहरे प्राप्त मिले हैं। यहाँ से झुंझुना, मनके बनाने के कार्यशाला यहाँ से आपके प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या है? जितना भी निचोड़ है मैं अब आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। सिंधु घाटी क्या है, कहाँ से इसका प्राप्त साक्ष्य मिला, आखिर इसकी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है। कोई ना कोई तो स्रोत होगा। तो उस समय अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई थी वो कृषि पर टिकी हुई है। आजकल तो हमारे भारत में इंडस्ट्रियल से हमारी पूरी इंडस्ट्रियल है। यहाँ पर इतने सारे व्यापारी हैं, उनसे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आपके घर में जो भी पेरेंट्स होंगे, आपकी अर्थव्यवस्था किस पे टिकी है? आपके पापा जी पे। पापा जी क्या करते हैं? किसी के किसान होते हैं, किसी के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे ही पूरी सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी, वो आपकी थी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग भैंस, गाय, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे।
फिर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के खंडहर रावी नदी के तट पर पाए गए हैं, ये इनकी विशेषता थी। और फिर जो मैंने मैप बनाया है, देखिए आपका जो ऊपर वाला एरिया है ये आपका मेहरगढ़, ये पड़ता है आपका नोब सहारा, ये हड़प्पा है, देखिए यहाँ से आपकी रावी नदी के तट पर है हड़प्पा, देखिए रावी नदी है। ये मोहनजोदाड़ो है, सिंधु नदी के तट पर है। ये आपकी अम्बरी है, ये कोट डीजे है, ये सुर कोटड़ा है, ये लोथल है आपका भोगवा नदी के तट पर है। ये मैंने आपको ये मैप बताया है। ये हमारे यहाँ तक पूरा जो सभ्यता थी वो हमारी हो गई है समाप्त। अब हम चलते हैं आगे वैदिक सभ्यता की तरफ, देखते हैं उसमें क्या क्या है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। पूरे वैदिक काल के जो टाइम पीरियड है वो आपके 1500 BC से 600 BC के मध्य में है। अब हम ऋग्वेद को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है आपका वो 1500 से 1000 BC है, और जो उत्तर वैदिक काल का वो 1000 BC से 600 BC है। ऋग्वेदिक काल में आपका सिर्फ ऋग्वेद ही चला था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, जो आपका जो टाइम पीरियड रहा 1000 BC से 600 BC, इसमें ही आपका सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जितने भी महाभारत की घटना हुई, जितनी भी रामायण की घटना हुई, सब उत्तर वैदिक काल के पीरियड में हुई। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड का जो गैप है, इसमें ही माना जाता है कि आपकी रामायण हुई है, राम जी ने जन्म लिया है, सभी जितनी भी घटना हुई है हमारी धार्मिक, सब इसी के बीच में हुई है। और उत्तर वैदिक काल का जो 1000 जो BC टाइम पीरियड है, ये इसको आयरन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो गए थे, इसलिए इसको आयरन पीरियड भी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं आगे। जब हम बात करें वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC। इसका जो टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। इसमें ही आपकी ऋग्वेद की खोज हुई थी, जबकि उत्तर वैदिक जो काम, इसमें ही आपकी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण एंड महाभारत। जो आपका जो 1000 BC है उत्तर वैदिक जो का टाइम पीरियड है, यही आपका क्या है, इसको आयरन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसमें ऋग्वेदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकार के अकॉर्डिंग माना जाता है जो आपका 1500 BC है, क्या है 1500 BC, इसमें आपके आर्य आक्रमण हुए थे।
आर्य आक्रमणों में फिर बहुत से इतिहासकार आए, जैसे कि मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, एल्डिकल, एंड गंगाधर। ये इतिहासकार थे, इन्होंने अलग अलग अपने मत दिए कि आर्य कहाँ से आए थे, किस स्थान से आए थे, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। जो आपके जो मैक्स मूलर हैं, इन्होंने कहा था जो आपके आर्य थे वो आपके आए थे सेंट्रल एशिया से। जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कहा था कि ये आर्कटिक पोल से आए हैं, उत्तरी ध्रुव जो आपके होते हैं। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। इन्होंने आर्य को बताया था कि ये तिब्बत से आए थे, और एल्डिकल की जब बात करते हैं तो एल्डिकल ने बताया था कि ये कश्मीर से आए थे, कश्मीर से आए थे या फिर हिमालय से आए थे। जब गंगा नाथ की बात करें, सॉरी ये गंगाधर नहीं, गंगानाथ हैं ये। जब पंडित गंगानाथ की बात करें तो इन्होंने बताया था कि ये बर्मसी देश से आए थे। ये अलग अलग विद्वान थे, इन्होंने अलग अलग ऋग्वेदिक का जो आर्य थे इनके बारे में बताया कि मैक्स मूलर ने बताया कि सेंट्रल एशिया से आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने बताया आर्कटिक पोल से आए थे, दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए थे, एल्डिकल ने बताया कि कश्मीर एंड हिमालय से आए थे, और गंगानाथ ये आपके ब्रह्मश्री देश से आए थे। ये मैंने आपको फैक्ट्स बताया। और जब हम चर्चा करेंगे कल तो इसकी पूरी बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक काल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ऋग्वेदिक काल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख, महामंत्रजय मंत्र का उल्लेख, कितने मंडल हैं, सब इसी से पर ही टिका हुआ है। ये आपका जो ऋग्वेदिक काल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोहे के साक्ष्य मिल गए थे, इसको आयरन पीरियड भी कहा जाता है। तो कल हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृपया वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।